हिंदुस्तान शब्द सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज इस्तेमाल करता है। कितना बड़ा नेता हो, कितने बड़ा प्रोफेसर हो, वो हिंदुस्तानी बोलता है। जब भारत का संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 क्लियर कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो आप तो उस विचारधारा को आप ही पाल पोस रहे हो। इसको तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अगर आपको समझना चाहिए कि भारत शब्द संवैधानिक शब्द है, और वो शब्द जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इशारा करता है। उस शब्द को प्रयोग करना छोड़ना चाहिए। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए नहीं कह रहा था, मगर मैं कह रहा था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं तो ये मुल्क हिंदुस्तान नहीं है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने 26 जनवरी 1950 को इसको इंडिया दैट इज भारत कहा, और जब तक आप इसको भारत नहीं कहेंगे, आप मेरी बात को याद रखें, तब तक आप उस विचार को बल देते रहेंगे जिस विचार के बाद आप कहते हैं कि मुल्क खतरे में। मैं जब दिल्ली की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर था तो मुझे देख के दुख होता था कि मेरे साथी विधायक जो माइनॉरिटी से थे या जो दलित थे, वो दलित और मुस्लिम मुद्दों पर भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक अकेले या तो अमानुल्लाह खान बोलते थे या फिर मैं बोलता था। तो दुख होता है। आज जैसा अभी अदीब साहब कह रहे थे कि एक समय था हम बोलते थे और स्पीकर महोदय सुनते थे, लेकिन आज तो स्पीकर बोलते हैं और बाकी लोग बोलते हैं तो उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। आपके समय में एक आज के समय में बहुत बड़ा अंतर आया है। पहले पार्लियामेंट की कमेटियां होती थी, विधानसभा की कमेटियां होती थी। कमेटी का गठन हमेशा स्पीकर करते हैं और कमेटियों का काम होता है सरकार पे लगाम लगाना और सरकार को बताना कि कौन सी योजना आपको बनानी चाहिए। लेकिन आज कमेटियों को स्पीकर नहीं बना रहा, स्पीकर का केवल साइन होता है। संसद की कमेटियों को प्रधानमंत्री बना रहे हैं और विधानसभाओं की कमेटियों को जो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। एक तो ये संविधान के खिलाफ पूरी ये तब्दीली आ चुकी है। और जो कमेटियां पहले सरकार को लगाम लगाया करती थी, आज उस कमेटी में कौन सा मुद्दा सुना जाएगा, किस मुद्दे पे चुप्पी साध ली जाएगी, इसको भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी बची कहाँ है? डेमोक्रेसी को तो ख़त्म किया जा रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ देश के दलितों की शिक्षा की स्थिति क्या थी और देश के मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति कितने ऊपर थी। आज आज़ादी के 75 के साल के बाद मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति कहाँ है और दलितों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपनाया तो उनकी शिक्षा की स्थिति कहाँ है। इस बीच के अंतर को समझना पड़ेगा। आज सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, उच्च न्यायालयों में उस विचारधारा के लोग जज बन गए हैं। मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, जिसे कंटेम्प्ट करना कर ले। अगर जेल जाने से डरेंगे तो फिर अपने लोगों के लिए लड़ेंगे कैसे? तो गुलाम वैसे ही गुलाम है, फिर गुलाम बन के तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जीवो तो मरे के बराबर है। आज उस विचारधारा के लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जज बन गए, जो अब पहले सुनते थे कि जजों के यानी अदालत के आँख पे पट्टी बंधी है, वो तो कानून से चलती है, वो एविडेंस से चलती है। लेकिन आजकल तो आस्था से चलने लगी है। जब आस्था से चलेंगे, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है बेल इज ए रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन जो लोग 4-5 साल से युवा, एजुकेटेड युवा, वेल क्वालिफाइड युवा जो जेल में, उनके लिए बेल रूल नहीं है। उनके लिए रूल क्यों नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को दिखाई नहीं दे रहा? जिनको हम कह रहे थे ये बड़े अच्छे चीफ जस्टिस रहे, वो तो पूरा सत्यानाश करके देश का रास्ता खोल के चले गए। खुदाई करवाओ हर जगह। मतलब कानून को कैसे यूज करना, ये तो तुम कानून के भी बाप बन गए हो। हम तो पढ़ा करते थे जब लॉ में, कैंपस लॉ सेंटर में पढ़ते थे, देयर इज रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, एवरीबडी इज अंडर द लॉ, नोबडी इज अबाउट द लॉ। लेकिन अब क्या कानून के अंडर में है सब? क्या देश के प्रधानमंत्री, देश का मंत्रिमंडल जो बनते वक्त, यहाँ तक कि जजेस भी बनते वक्त जो शपथ लेते हैं, और शपथ लेने के बाद एक शपथ तो ये ले रहे हैं कि हम संविधान की शपथ ले रहे हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, और बनने के बाद फिर नफरती भाषण दे रहे हैं। वो इस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। किसके लिए कह रहे हैं भाई? क्या हमें समझ नहीं आता? अनपढ़ नहीं हम लोग? तो जिस संविधान की शपथ ले रहे हो उसी के खिलाफ काम कर रहे हो। इसके खिलाफ हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मैं तो पूरे देश में जाके इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन तो महत्वपूर्ण है, उसके बिना तो कुछ है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो अंदर एक डर पैदा हो गया है ना, मैं देख रहा हूँ पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे देश के अंदर देख रहा हूँ,
खासतौर पर मुस्लिम समाज में एक अलग तरह का डर पैदा हो गया है। लेकिन जो एक बेसिक से वो एक ऐड के अंदर वो शब्द यूज़ किया, पर वो सच्चाई भी है। डर के आगे जीत है, डरना छोड़ना पड़ेगा। किस किस को जेल में डालेंगे भाई, कितने लोग को मार देंगे, बाहर तो एक आदमी को नहीं भेज सकते, कोई दूसरा देश थोड़ा स्वीकार कर लेगा। और फिर तुम्हारे बाप का है क्या देश? भारत में रहने वाले सभी लोग, सबका भारत है। लेकिन इसमें जैसा चंद्रशेखर भाई ने कहा, मैं अक्सर ये बात कई जगह बोलता हूँ, और लेकिन मैं देख रहा हूँ उसका असर नहीं हो रहा। हिंदुस्तान शब्द सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज इस्तेमाल करता है। कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा प्रोफेसर हो, वो हिंदुस्तानी बोलता है। जब भारत का संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत, आर्टिकल 1 क्लियर कहता है इंडिया दैट इज भारत, तो आप तो उस विचारधारा को आप ही पाल पोस रहे हो। इसको तब्दीली लाने की ज़रूरत है। अगर आपको समझना चाहिए कि भारत शब्द संवैधानिक शब्द है, और वो शब्द जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ इशारा करता है। उस शब्द को प्रयोग करना छोड़ना चाहिए और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। चूँकि समय कम है मेरा तो लेक्चर 40 मिनट से कम का होता नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को ही ख़त्म कर देता हूँ। क्योंकि जो अंदरूनी दर्द है, अंदरूनी मुद्दे हैं, एक बात चंद्रशेखर भाई ने कही कि मैंने ये बात कभी अपने दिल्ली विधानसभा में जब मैं मंत्री था तब बोला था कि अगर ये एक कानून बना दिया जाए कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बच्चे और जितने मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनके बच्चे और जजों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे तो वो सरकारी नौकरी कहें, एमएलए एमपी मंत्री रहें, वरना वो रिजाइन कर दें, तो कल ही शिक्षा सुधर जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा चिंता दो बात मेरी चिंता की है, वो कह के अपनी बात खत्म करूंगा। क्योंकि वो 40 मिनट वाला लेक्चर तो होगा नहीं, तो मैं 1 मिनट के अंदर बात कह के ख़त्म करूंगा। फिर कभी मौका दोगे तो तब डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि उस पर एक बैठ के अंदर पॉलिसी डिटेल डिस्कशन करके बनानी पड़ेगी। ये तो सभागार में तो फिर उस तरह की बातें, पूरी बात नहीं हो पाती। 2 बात कहूँगा, मेरी 2 चिंताएँ हैं। एक चिंता है जब लोग चारों तरफ से निराश होते तो कोर्ट की शरण में जाते हैं, और कोर्ट में अब न्याय की उम्मीद मुझे तो नज़र नहीं आती, बाकी का मैं जानता नहीं। क्योंकि जिस विचारधारा के लोग जुडिशरी में तेज़ी से बनते जा रहे हैं, और जिस तरह देश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसा मेरे पिछले साथी बोल रहे थे, आप PhD हैं, कितने काबिल हैं, आप इंटरव्यू देने जाइए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, अगर RSS से जुड़े तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मुस्लिम का तो बिल्कुल नहीं होगा। इक्का दुक्का एक्सेप्शन तो हो सकता है, वरना आप कितने ही काबिल हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और दूसरा, जजों से न्याय की उम्मीद नहीं है। और तीसरी जो सबसे बड़ी मेरी चिंता दलितों को लेकर भी है। आज शिक्षा को इतना, मैं एक हमारे मुख्यमंत्री जी वो कहते हैं शिक्षा पे ये कर दिया वो कर दिया, मैं बार बार कहता हूँ क्या कर दिया? 12वीं तक पढ़ा के क्या बना दोगे किसी को? भाई 12वीं के बाद की बात करो। हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन में एक बच्चे की 5 साल की लॉ की डिग्री और 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री, मैनेजमेंट की 2 साल की डिग्री, अगर आप अपने बच्चों को कराओगे तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। मैं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली सरकार का दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली सरकार का द्वारका के अंदर NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, 5 साल की डिग्री करने के लिए कम से कम 20 लाख चाहिए, वरना आपका बच्चा सरकारी उस लॉ कॉलेज में लॉ नहीं कर सकता। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 15 लाख नहीं है तो आपका बच्चा नहीं कर सकता। और मेरा ये मानना है कि दलितों के अंदर, आदिवासियों के अंदर 99%, माइनॉरिटी के OBC के अंदर 98% और जनरल कैटेगरी के भी 75% अपने बच्चों के ये 15-20 लाख का खर्च उठा के पढ़ा नहीं सकते। अब तो सिंपल ग्रेजुएट की भी जो फीस है ना, वो भी 25-30 हज़ार हो गई है। तो ऐसे में तो पढ़ाई इतनी महंगी कर दी, पढ़ाई तो गई आपके हाथ से। इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए हम लड़ेंगे। इसीलिए मैंने संकल्प किया कि मैं अब कोई विधायक का चुनाव नहीं लड़ूंगा। विधायक का नहीं लड़ना, संघर्ष करेंगे, समाज को तैयार करेंगे, दलित, मुस्लिम, पिछड़े, आदिवासी सबको एकजुट करके, या जो जिसके साथ शोषण हो रहा है उन सबको, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी में भी जो गरीब मजदूरी कर रहा है ना, उसको भी दलितों के साथ उत्पीड़न उसका भी होता है। तो ऐसे लोगों को एकजुट करके एक नई लड़ाई की शुरुआत की जाएगी, उसमें हम दिशा में काम कर रहे हैं। और आपने मेरा इसमें नाम ना होते हुए, मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा भी नहीं था, फिर भी मुझे मेरे साथी ने बुला लिया और मैं आ गया कि मैंने सोचा चलो अपने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और आपने तो बोलने का भी मौका दे दिया। इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ।